नमस्ते। पिछले दिनों मैं जैसलमेर की यात्रा पर था 3 दिन से। तो मेरे पिछले जो अनुभव थे उनमें कुछ नए अनुभव जुड़ गए और जैसलमेर को मैंने बहुत बारीकी से देखा, समझा। लोग जाते हैं वहाँ घूमने के लिए, मस्ती करने के लिए, फोटोग्राफ लेने के लिए और खुश होके जाते हैं, खुश होके आते हैं। लेकिन मैं जब भी जाता हूँ तो दुखी होके आता हूँ। पूरी दुनिया से, पूरे देश से, राजस्थान से लोग आते हैं जैसलमेर में और जैसलमेर को निहारते हैं, वहाँ की खूबसूरती को। ये ठीक बात है, लेकिन मैं वहाँ जाकर परेशान हो जाता हूँ। क्यों हो जाता हूँ, इसके बारे में आज मैं बात करूँगा। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक जैसलमेर नहीं देखा है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आप राजस्थान में निवास करते हैं तो आपको जैसलमेर और माउंट आबू देखना ही चाहिए। हालांकि राजस्थानी लोग बहुत कम जाते हैं घूमने के लिए, घूमने का शौक थोड़ा कम है, मनसूबे में ज़्यादा रहते हैं, लेकिन जाना चाहिए और देखना चाहिए राजस्थान के अलग अलग रंगों को। उसमें खासकर आपको जैसलमेर का रेगिस्तानी इलाका और माउंट आबू का पहाड़ी इलाका तो देखना ही चाहिए। हाँ, गुलशन कुमार जी कह रहे, इन्होंने भी नहीं देखा। गुलशन कुमार जी 2 दिन का टाइम लीजिएगा, 2 दिन का टाइम लेके और जैसलमेर की कुछ खास चीज़ों को आप देखिएगा। खासकर वहाँ के किले को, वहाँ की हवेलियों को, उसकी वास्तुकला को और पास में सम के धोरों को, थनोट माता के मंदिर को, जैसलमेर के गढ़ीसर तालाब को, इन सबको अच्छे से देखना चाहिए। वहाँ का जो किला है उसकी खास बात है गुलशन जी कि वो पत्थरों से बना है, पीले पत्थरों से, लेकिन उसमें इतने बड़े स्ट्रक्चर में कहीं भी चूने का, सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ है। पत्थर के ऊपर पत्थर रख के और उन्होंने इस किले का निर्माण किया और ये बात 12वीं सदी की है। अभी हम 21वीं सदी में हैं। इतने वर्षों पहले वहाँ के कारीगरों ने वहाँ पर एक अद्भुत संरचना खड़ी की है, नायाब। तो उनकी इस कला को जरूर देखना चाहिए। फिर वहाँ पर 3 हवेलियाँ हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री थे, उन लोगों की हवेलियाँ हैं, उन लोगों ने बनवाई। ये हवेलियाँ 18वीं 19वीं सदी की हैं। नथमल की हवेली, पटवों की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, ऐसी हवेलियाँ हैं। वो भी खूब लंबी है, ऊंची ऊंची है, 5-5 मंजिल की है और उनमें भी यही हाल है। पत्थर में पत्थर को अटका के और इस रचना को खड़ा किया गया। नथमल की हवेली तो बहुत ही स्पेशल है। वहाँ जाएंगे तो आपको वहाँ के टूरिस्ट जो गाइड हैं वो आपको कहानी वहाँ की बताएंगे कि किस प्रकार से 2 कलाकार थे, उन्होंने हवेली का आधा आधा भाग बनाया और शर्त उनके बीच में ये थी कि तुम मेरे वाले भाग को नहीं देखोगे, मैं तुम्हारे वाले भाग को नहीं देखेंगे और ऊपर तक चलते रहो। तो आपको उन दोनों पोर्शंस में डिफरेंस देखने को मिलेगा, लेकिन है एक जैसे। कहाँ कंप्यूटर थे, कहाँ इस तरह की डिज़ाइन करने के साधन थे उनके पास में, लेकिन उन्होंने बहुत सुंदर रचनाएं वहाँ पर खड़ी की। मैं अक्सर कहता हूँ कि बीज कभी मरते नहीं है, धरती बीज खाती नहीं है। तो राजस्थान के कोने कोने में आज भी ऐसे कलाकार मौजूद हैं जो उन संरचनाओं से भी बेहतर कर सकते हैं अगर उनको मौका मिले तो। इससे ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। हाँ, मनमोहन भाई बता रहे हैं कि किले के अंदर लोग भी रहते हैं। तो ये 2 ही किले हैं, जैसलमेर का और चित्तौड़ का, जिस किले के अंदर राजा महाराजा के परिवार के साथ में आम लोग भी रहते थे। इनको लिविंग फोर्ट्स बोलते हैं। तो जैसलमेर भी लिविंग फोर्ट है और चित्तौड़गढ़ भी लिविंग फोर्ट है। अंदर सामान्य आबादी भी रहती है, अब भी रहते हैं। तो इस लिहाज से भी बड़ा स्पेशल है। यूनेस्को ने इसे अपनी वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल किया है।
राजस्थान का ये पहला किला है जैसलमेर का जिसको वर्ल्ड हेरिटेज के उस लिस्ट में शामिल किया गया। उससे बड़ा महत्व बढ़ जाता किसी जगह का कि बाहर से जब लोग आते हैं तो वो लिस्ट देखते हैं यूनेस्को ने किस किस को इम्पोर्टेंट माना है। हम आजकल खेजड़ी के लिए कोशिश कर रहे हैं, खेजड़ी को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिल जाए, ये कोशिश हम लोग कर रहे हैं। कुलधरा भी गया हूँ दलपत सिंह जी, कई बार गया हूँ। मैं तो जैसलमेर कई बार गया हूँ। कुलधरा गांव है पाली वालों का जो उजड़ गया है। पाली वालों के बताते हैं वहाँ खूब सारे गांव थे। ये लोग पाली से वहाँ गए थे, किसी कारण से पाली इनको छोड़ना पड़ा, व्यापारी थे ये लोग, जैसलमेर जाकर बस गए और 84 गांव लगभग बताते हैं इनके थे। और इन पाली वालों ने अपनी मेहनत से, अपने दिमाग से उन दौरों में जहाँ बहुत कम बारिश होती है, राजस्थान में सबसे कम बारिश जैसलमेर में होती है, उस बारिश में भी उन्होंने वहाँ पर सरसों और गेहूं की खेती की। जल संरक्षण का अगर कोई शानदार नमूना आपको देखना है तो उन खड़ीनों में, उनको खड़ीन बोलते हैं, उनमें देखिए। अभी हम लोग कहते हैं इजराइल जाओ, इजराइल जाके देख के आओ, लेकिन हमारे जैसलमेर में दोनों के बीच में जो नीचे की जगह है वहाँ आप देख सकते हैं। अरे मोहन भाई सारण कह रहे हैं कि वहाँ कुलधरा में भूत रहते हैं, नहीं रहते हैं मोहन भाई। वहाँ क्यों भूत रहेंगे, इतनी प्यारी जगह हो। तो वो जगह भी है। किसी कारण से उन पाली वालों को बुरा लगा और एक रात में वो सारे गांव खाली हो गए और चले गए वहाँ से, लेकिन उनकी निशानियाँ आज भी वहाँ पर मौजूद हैं। उनमें से एक कुलधरा गांव है जो नहीं बसा, ये भूत वाली जो बात चल रही है इसके कारण से, लेकिन बाकी सारे गांव में लोग आके बस गए। उनकी बनाई हुई चीज़ें आज भी गांव गांव में उनकी समृद्धि की निशानी है। तो ये जैसलमेर का मैंने छोटा मोटा आपको हाल बताया। असम के दौरे अपने आप में स्पेशल हैं, बड़ा मस्त माहौल रहता है वहाँ पर। रात को आप जाके देखें तो वहाँ सनसेट का बहुत प्यारा सीन रहता है, वो देख सकते हैं। तनोट माता का मंदिर आप देख सकते हैं, जैसलमेर से थोड़ा दूर है, वो भारत पाकिस्तान की सीमा की तरफ है। और ये कुल मिला के वहाँ देखने की सारी चीज़ें हैं। हिस्ट्री मैंने बता दी मनमोहन भाई, कुलधरा की हिस्ट्री यही है कि वहाँ पालीवाल रहते थे। किसी कारण से एक वहाँ प्रधानमंत्री हुआ करता था सालिम सिंह, उसकी हरकतों से परेशान होके और ये सारे लोग वहाँ से छोड़ के चले गए। कुलधरा अभी भी आप देखेंगे तो बड़ा आधुनिक गांव जैसा लगेगा। उस गांव के अंदर आपको गाड़ियों की, यानी बैलगाड़ियों की पार्किंग के लिए भी आपको जगह मिलेगी। तभी भी उस गांव को देखकर आप अंदाज लगा सकते हैं कि उस समय में वो लोग कितने समृद्ध हुआ करते थे। ये कहानी है जैसलमेर की। ये तो हो गया उसका इतिहास और देखने वाली चीज़ें, लेकिन मुझे क्या बुरा लगता जब मैं जाता हूँ। नमस्ते भजनलाल जी, नमस्ते। हाँ प्रहलाद जी, वो फिल्म तो बनी है लेकिन असल में भूत क्या होते हैं, भूत कुछ होता नहीं है। जैसे कोरोना कुछ नहीं होता, ऐसे भूत भी कुछ नहीं होता। और जो गाड़ी लेके जाते हैं उनके लिए मज़े ये है कि उस पूरे रूट में आपको कहीं भी ब्रेक लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, चलाते रहो उस गाड़ी। काफ़ी कम लोग रहते हैं। थैंक यू राजेश भाई, आप मुझसे कहाँ मिले, किस जगह मिले? अब मैं आता हूँ आज की बात पर कि आखिर मुझे वहाँ जाकर दर्द क्या होता है। और भी वहाँ की खेती के बारे में हम बात करेंगे, वहाँ के मिनरल्स के बारे में बात करेंगे, नई जो चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहली चीज़ जिसे देखकर मुझे दर्द होता है वो ये कि जैसलमेर में दुनिया भर के लोग आते हैं। उनका सबसे प्रिय डेस्टिनेशन अगर राजस्थान में कोई है तो वो है। इवन मुंबई वगैरह में भी जो समृद्ध लोग रहते हैं उनका डेस्टिनेशन पसंदीदा उदयपुर और जैसलमेर ही है। मैं जब भी जैसलमेर जाता हूँ तो वहाँ की स्थानीय व्यवस्था को देख के परेशान हो जाता हूँ। इतनी ज़्यादा गंदगी है वहाँ गलियों में, पता नहीं वहाँ की नगर पालिका या नगर परिषद जो भी है वो करती क्या। और राजस्थान सरकार भी पूरी तरह से उदासीन है जैसलमेर को लेकर। यार अपने पास में एक जेवर है, एक हीरा दिखाने को दुनिया को, उसको तो आप अच्छे से मेंटेन कर सकते हो। एक स्पेशल प्लान बना के जैसलमेर का अब बार बार यूनेस्को को कह रहे हो वर्ल्ड की धरोहर बना दो, इसको पैसा दे दो, ये कर दो, लेकिन आप भी तो कुछ खर्चा करो उसके ऊपर। क्योंकि जैसलमेर में जो कोई व्यक्ति आता है वो पैसे खर्च करता है, तो पैसा राजस्थान में तो आता है। चाय वाले को पैसे देगा, किसी को पैसे देगा, होटल वाले को देगा, लेकिन पैसा तो राजस्थान में आ रहा है।
वो यहाँ आकर क्या इंप्रेशन लेकर जाता हो। जैसलमेर तो देख लेता है, उसको हवेलियाँ अच्छी लगती है, किला अच्छा लगता है, धोरे अच्छे लगते हैं, सारी चीज़ें अच्छी लगती है, ऊँटों की सवारियाँ अच्छी लगती है, लेकिन उसके दिमाग में एक भारत के शहर के प्रति क्या इंप्रेशन आता है, बहुत गंदगी है। स्वच्छ जैसलमेर का अभियान चलना चाहिए बड़े स्तर पर, और जैसलमेर के समाज को और सरकार को मिलकर ये अभियान चलाना चाहिए। समाज का भी खास कह रहा हूँ कि वहाँ के लोगों को भी इसमें रुचि लेनी चाहिए। तो रुचि लेकर वो अगर आगे बढ़े तो जैसलमेर एक प्यारा सा सुंदर सा शहर बन सकता है। अभी भी जैसे मैं गया तो दोस्त लोगों को मैंने कहा आप देखो, लेकिन मुझे तो वही दिखाई देती गली में, कहीं पे गोबर पड़ा गायों का, कहीं कोई गंदगी पड़ी है, कहीं कुछ कचरा पड़ा है, बदबू मारती है। सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए। नहीं बजरंग जी, मैं तो आ गया, जैसलमेर जाकर आ गया, वहाँ से वापस आ गया। तो एक तो बात ये कि वहाँ सफाई व्यवस्था अच्छे से होनी चाहिए। दूसरी, वहाँ के जितने भी कलाकार हैं, चाहे वो पत्थर का काम करते हैं, चाहे वो गाने बजाने का काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, उसको लेकर सोचा जाना चाहिए। जो उद्योग विभाग नाटकबाजी करता हो तो किए हैं सारे कलाकारों की एक बस्ती बना दो, ये कर दो, वो कर दो, लेकिन वहाँ पर इतने प्यारे कारीगर हैं उस पत्थर के, पीले पत्थर के, सोने जैसा दिखता पत्थर, पुराना पत्थर तो बिल्कुल सोने जैसा। तो उस कारीगरी को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, मार्केटिंग करनी चाहिए। मार्केटिंग सरकार कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। प्राइवेट के लोग मार्केटिंग करेंगे तो वो माल को लेके कहीं विदेश वगैरह में भेज देंगे, लेकिन ये कलाकारों को जितना पैसा मिलना चाहिए इस कलाकारी से वो मिल नहीं पाता। सरकार को इसकी मार्केटिंग करनी चाहिए। और इतने प्यारे प्यारे कलाकार हैं वहाँ आसपास में, जिनको आप मंगनियार कहते हैं, लंगा कहते हैं, गाते बजाते हैं। मैं गारंटी से कह रहा हूँ पूरी दुनिया में इतने प्यारे कलाकार नहीं हैं। इतना प्यारा म्यूजिक, इतनी प्यारी उनकी आवाज़। उन कलाकारों को भी आगे बढ़ाना चाहिए। अब अभी जो कुछ भी आगे बढ़ रहे हैं अपने दम पे बढ़ रहे हैं। जैसे कई अंग्रेज लोग हैं बेचारे, जर्मनी के, फ्रांस के, इंग्लैंड के, इजराइल के, वो लोग आते हैं वहाँ पे, वो उनको प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान की सरकार प्रमोट नहीं कर रही है। बस वो कहने को टूरिज्म फेस्टिवल वगैरह मना लेंगे, लेकिन जैसे जी जान से लगना होता है ना, हमारे पास कोई प्यारी सी चीज़ है, इसको दिखाना है। जैसे आपकी खुद की चीज़ हो तो आप कैसे मार्केटिंग करते हो, नहीं साहब ये देखो इसमें ये है वो है। राजस्थान की सरकार ऐसे अपनी चीज़ों के लिए मार्केटिंग नहीं कर रही। इतने प्यारे कलाकार अगर किसी दूसरे देश में हो तो पूरी दुनिया में उनके गीत के अलावा कुछ बजे ही नहीं। इन कलाकारों के बारे में सोचना चाहिए एज ए ग्रुप, क्योंकि वो खूब सारे लोग हैं, मंगनियार और लंगा काफ़ी संख्या में आसपास। उनकी प्लानिंग करके उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाया जा सकता है। उनके पास और क्या है, उनके लिए यही मैथ्स है, उनके लिए इंग्लिश है, उनके लिए हिस्ट्री। उनका जो नॉलेज है वो हमारी कैपिटल है, और उनके पास है। पैदा होते ही वो लोग इतना प्यारा गाते हैं। मैं तो किसी स्कूल में शाम को गया था, वहाँ 2 बच्चों को देखा था मैंने, असलम और सलमान को। उनका प्रोग्राम देखा था, इतना प्यारा प्रोग्राम। 11वीं 12वीं के बच्चे इतना प्यारा प्रोग्राम दे रहे थे। उनके बुजुर्ग कितना सुंदर संगीत बजाते हैं। उस संगीत को, उस कला को बचाया जाना चाहिए। इतनी प्यारी सारंगी बजाते हैं लोग, इतनी प्यारी ढोलक, हारमोनियम, क्या क्या नहीं बजाते। तो ये इसका भी ध्यान किया जाना चाहिए। फिर अब जैसलमेर के आसपास नहर आ गई है, इंदिरा गांधी नहर का टेल पॉइंट इधर आ गया है। उसके कारण से खेती ठीक ठाक होने लगी है। तो एक तो नहर आ गई ऊपर से, और एक नई खोज ये हो गई कि सरस्वती नदी जो यहाँ बहती थी, वो नीचे वाली लाइन वो भी पूरी मिल गई है, जियोलॉजिकल सर्वे के अंदर अच्छी सी मिल गई है। तो वहाँ भी ट्यूबवेल्स में मीठा पानी हो गया। तो ऊपर का पानी भी आ गया, नीचे का पानी भी खूब मिलने लग गया। जैसलमेर एग्रीकल्चर के रूप में काफ़ी समृद्ध होता जा रहा है। तो वहाँ की कृषि मंडी की व्यवस्था, वहाँ की कृषि विभाग की व्यवस्था सारी उम्दा हो जानी चाहिए। और वहाँ की जलवायु ऐसी है कि वहाँ खजूर बहुत ज़्यादा हो सकता है, उसके लिए सबसे उपयुक्त है जैसलमेर, बाड़मेर और अपना बीकानेर। तो प्रकृति क्या करती है, सबको कुछ ना कुछ गिफ्ट देती है। हमने अभी तक इस प्रकृति को अभिशाप मान लिया कि वहाँ की प्रकृति बड़ी विकट है, लेकिन प्रकृति कभी विकट नहीं होती। प्रकृति कुछ ना कुछ आपको अच्छा देती है। तो वहाँ पर इस तरह की खेती को किया जा सकता है, लेकिन उस खेती की भी मार्केटिंग नहीं है। जैसे जैसलमेर में आसपास खजूर के खूब सारे गार्डन होने चाहिए, और फिर खजूर की मंडी होनी चाहिए वहाँ।
बिना मंडी के लोग कहाँ बेचेंगे? हालांकि अभी तो मंडियाँ उठाने का सिस्टम चल पड़ा देश में, लेकिन मंडी होनी चाहिए, जैसे भी उठाए, लेकिन मंडी के बिना किसान को सुरक्षा नहीं होती। एक जगह होती है जहाँ जाकर वो अपना माल बेच सकता है। जैसे एक तो बाजार है, कहीं स्थापित बाजार है, आप जाके सामान ले सकते हैं, कपड़े ले सकते हैं, कुछ ले सकते हैं। कल को कहते हैं बाजार की जरूरत नहीं, आप कहीं से भी ले सकते हैं, फ़ोन करके ले सकते हैं, जो चल रहा है वो। उसमें क्या होगा? उसमें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा सारा सिस्टम एक दिन। ये सुरक्षा चक्र हैं समाज के, टूटने नहीं चाहिए। तो वहाँ पर एक अच्छी मंडी भी होनी चाहिए, खजूर की मंडी हो, अनार की मंडी हो, और ये जो अभी जो चीज़ें वहाँ पैदा हो रही हैं खूब सारी, इनकी भी मंडी ठीक ठाक से होनी चाहिए। क्या बात है, हमारे सारंग साहब ने एक दोहा भी लिख दिया यहाँ। तो ऐसा मैं जब जाता हूँ वहाँ पर तो मैं ये सोचने लग जाता हूँ, इतनी प्यारी जगह, इतनी प्यारी जगह, मुझे तो वहाँ मैं देख के मोहित हो जाता हूँ। आप जैसलमेर जब घुसो ना इधर जोधपुर की तरफ से, तो 4-5 किलोमीटर पहले एक पॉइंट आता है, वहाँ रुक जाओ, वहाँ से आप जैसलमेर को देखो, अलग ही नज़ारा लगेगा। ऐसे ही आप जब बीकानेर जाओ तो बीकानेर में 5-6 किलोमीटर के दूर एक जगह है, वहाँ पर आप रुक जाया करो, तो पूरे एक लंबा धोरा दिखेगा बीकानेर में आपको, और उसके बीच में एक घाटी है जिसको कभी राती घाटी बोलते हैं। तो उस धोरे पे पूरा बीकानेर बसा हुआ है, आधा इधर आधा इधर। तो किसी भी शहर को देखने का ढंग होना चाहिए। और नरेश भाई कह रहे हैं कि राजस्थान का हर जिला खास है, वाकई में हर जिला खास है। मैंने तो इन जिलों पे खूब लिखा है, उनको जाके देखा है अपने ढंग से, अभिनव राजस्थान के ढंग से, ये जिले और भी खूबसूरत हो सकते हैं। जैसलमेर शहर की एक प्यारी सी बात आपको बताऊं कि जैसलमेर शहर में अधिकतर जो लोग रहते हैं सामाजिक रूप से पुष्करना ज़्यादा रहते हैं, या फिर महाजन लोग रहते हैं, महेश्वरी और ये लोग ज़्यादा रहते हैं। तो वहाँ पर आप देखेंगे हर घर के आगे एक कुमकुम पत्री ऐसी लिखी होती है, विवाह की पत्रिका होती है ना, या कोई भी मंगल कार्य जो उस घर में होता है उसके बारे में पूरा डिटेल लिखी होती है, इस तारीख को यहाँ पर ये मंगल कार्य हुआ है। बहुत प्यारी सी पेंटिंग हर घर के आगे, बहुत प्यारी सी पेंटिंग। तो आपको पता लगेगा इस घर के अंदर लास्ट जो फंक्शन था बढ़िया वाला वो कब हुआ, और फिर जब अगला कोई फंक्शन होता है तो फिर उसकी जगह पे वो पेंटिंग हो जाती है। आप सोचो कितनी प्यारी कल्चर है, आज तक किसी ने इसको नहीं उभारा। हर घर के आगे, वीरेंद्र भाई, हर घर के आगे लगा रहता है ऐसे कि इसकी इससे शादी हुई, और फिर प्यारे प्यारे से दोहे लिखे होते हैं उस पर, ब्याई जी के बारे में, ब्याण जी के बारे में, उनके बारे में बड़े प्यारे प्यारे दोहे लिखते हैं। उनका मान बड़ा चढ़ा के पेश करने की जो प्रवृत्ति है वो जैसलमेर में, और बड़े प्यारे लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं। अलग सी भाषा है, थोड़ी सिंधी मिश्रित लगती है आपको, मारवाड़ी और सिंधी का संगम है, क्योंकि सामने सिंध है ना पाकिस्तान में। तो कहते हैं किसी ज़माने में सिंध से ही आगे बढ़ते बढ़ते इधर लोग आए थे, तो वो मिक्स भाषा है। सामाजिक रूप से वहाँ आसपास में भाटी हैं काफ़ी संख्या में, और ये जो भाटी है या फिर मेवाड़ के गहलोत हैं, इनका शासन बहुत पुराना रहा है। राजस्थान के बहुत पुराने शासन है, देश की आज़ादी तक चालू रहे, तो 1100 वर्षों के इनके शासन है, लंबा एक कल्चरल पैटर्न है वहाँ पे। फिर सोडा भी खूब संख्या में, राजपूतों में सोडा काफ़ी संख्या में वहाँ पर है। तो भाटी और सोडा ये दो कम्युनिटीज़ वहाँ पर गांव में ज़्यादा है। फिर मेघवाल कम्युनिटी काफ़ी है, और शहर में अच्छा वहाँ पे वो सिंधी मुसलमान खूब है, सिंधी मुस्लिम होते हैं खूब है। उनकी अलग सी यूनिफॉर्म है, आपको अलग से दिखेगी, और ये पारंपरिक रूप से गायों का काम किया करते थे, ऊँटों का, गायों का, बकरियों का काम करते थे। अब वो कम हो गया, अब खेती की तरफ ध्यान चला गया, क्योंकि उन दौरों में किसी न किसी तरीके से पानी आ गया। हाँ गजा साहब, परंपरा कितनी प्यारी, मणिशंकर गजा हमारे वहीं से हैं, शायद जैसलमेर से ही है। तो ये कुमकुम पत्रिका वाली परंपरा बहुत प्यारी है, मुझे अच्छी लगी है। मेरे प्यारे से दोस्त थे वो नटवर जोशी, जो गजा साहब, नटवर जी को आप जानते हो, जोशी जी वहाँ टीचर हैं। तो उनके साथ हमने खूब कई बार इन गलियों को अच्छी तरह निहारा है, लेकिन मुझे लगता है गलियों को खूबसूरत होना चाहिए था। गजा साहब आप कोशिश करें कि समाज भी इस मामले में एकजुट हो जाए, किसी तरह सरकार ना माने तो वहाँ का समाज खड़ा हो जाएगा। हम तो जैसलमेर को नीट एंड क्लीन रखेंगे, निकल जाए मिशन के ऊपर, तो जैसलमेर में क्रांति हो सकती है। घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, अख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुँचे जेशान। थैंक यू सुरेंद्र साहब। सुरेंद्र जी ने लिखी है ये कि भाई
जैसलमेर के ऊपर एक बार चढ़ाई हुई थी, तो काफ़ी मुश्किल हो गया था। इतना मुश्किल हो गया था कि 7-8 साल तक संघर्ष करने के बाद भी, खिलजी के टाइम की बात है, 7-8 साल का संघर्ष करने के बाद भी वो फौज अंदर नहीं घुस पाई थी। और उस दौरान जैसलमेर के राजा की डेथ भी हो गई, तो उन्होंने अंदर ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया और नए राजा का राजतिलक भी कर दिया। तब ये बात की गई थी कि जैसलमेर में घुसने के लिए, किले के अंदर घुसने के लिए आपको लकड़ी के घोड़े चाहिए और लोहे की टांगें चाहिए, तब आप, और पैर चाहिए पत्थर के और अख्तर कीजिए लोहे का, उसके बाद आप लोग अंदर घुस सकते हैं। इतना मुश्किल है। मोहन जी कह रहे हैं जीरे में पाइप को घुमा के उसके बाद कमेंट करता हूँ। मोहन जी कहीं वहीं पर हैं जैसलमेर में, और वो जीरे में पिलाई कर रहे हैं। हाँ देवीलाल जी, बिल्कुल। असलम और सलमान, परसों रात की बात है, परसों रात को हम लोग वहीं थे। तो अरे यार, ये स्कूल वाले कॉलेज वाले ठीक है ना, इसको यहाँ क्यों लिखते हो? विनोद भाई नागौर के बारे में बोलेंगे एक दिन, पूरा नागौर के बारे में बात करेंगे आपसे। एक ये बात हुई। फिर जैसलमेर में जिस चीज़ को मैंने देखा बहुत क्लोज से, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा भावुक हुआ, तो वो है सागरमल गोपा जी की वो जो कोठरी है जहाँ पर उनको रखा गया था, जेल की गई थी, वो देखा, जहाँ 5 साल तक वो कैद रहे। तो उनके बारे में मैंने कई बार सोचा था, सागरमल जी को ऐसा क्या लगा कि उन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन की बातें करना शुरू की, जबकि उनके पिताजी तो राज दरबार में नौकरी, अच्छी बड़ी नौकरी करते थे। कैसे क्रांति उनके दिमाग में आई? और उनके साथ एक उनके दोस्त थे लालचंद जोशी, ये दोनों जेल में रहते वहाँ। वो कोठरी मैंने कई बार जाके देखी। वहाँ जाके मैं महसूस करता हूँ कि यार, कोई आदमी अपने देश के लिए, अपनी जनता के लिए कितना सोच सकता है। और हम कहते हैं नाम याद रखेंगे, नाम याद रखेंगे, तो आज की तारीख में लोग राजस्थान के सागरमल गोपा को कितना याद रखते हैं। वो भी मैंने वहाँ जाकर महसूस किया कि इस कोठरी में जब वो 5 साल तक दोनों दोस्त रहे, तो उनको क्या लगता होगा कि यार हम लोग क्यों हैं, हम क्या चाहते हैं, और हम मर भी जाएंगे तो हमारे बाद की पीढ़ी कितना आराम से रहेगी, ऐसा कैसे सोचते थे। तो कुछ सालों पहले तक वो लालचंद जोशी जी जिंदा थे, तो मैंने कोशिश की थी किसी तरह से कि एक बार जाके उनसे मिल लूँ। वो सफल नहीं हो पाए। लालचंद जी से मेरी मुलाकात नहीं हुई, वरना मैं उनसे सुनना चाह रहा था। हालांकि वो काफ़ी वृद्ध हो चुके थे तब, तो मैं उनसे सुनना चाह रहा था कि आप दोनों दोस्त बातें क्या करते थे, क्या आपके सपने होंगे इस भारत को लेके। तो वो मेरा प्रयास असफल हो गया दोस्तों। तो जैसलमेर जब जाता हूँ तो मैं सागरमल जी गोपा को बहुत याद करता हूँ और मिस करता हूँ इन चीज़ों को कि उन्होंने जैसा सोचा वैसा हुआ नहीं। स्थितियाँ अभी भी वैसी विकट हैं, जैसी अच्छी होनी चाहिए थी वैसी अच्छी नहीं है। अच्छा, जैसलमेर में आप लोग अगर नहीं गए हो तो प्लान बनाओ। अगर जैसलमेर नहीं गए तो आपको प्लान बनाना चाहिए जैसलमेर जाने का, और एक बार ज़रूर देखना चाहिए। राजस्थान के लोग घूमने फिरने के मामले में काफ़ी माड़े हैं, बहुत कम जाते हैं। जैसे माउंट आबू है, वो राजस्थान में है। बहुत लड़ झगड़ के लोगों ने माउंट आबू को लिया था कि राजस्थान में होना चाहिए। गोकुल भाई भट्ट और उनके साथियों ने खूब लंबा संघर्ष किया था। आपको पता होगा माउंट आबू देश की आज़ादी के समय गुजरात में चला गया था। वल्लभ भाई पटेल चाहते थे कि इसको गुजरात में रखा जाए, गुजरात में रख दिया था माउंट आबू। बाद में आया हमारे पास वापस, 1956 में जाकर हाथ लगा वापस। राज्यों का पुनर्गठन हुआ लड़ाई झगड़ा करके, और इसको वापस माउंट आबू को लिया। माउंट आबू तो हमारा है, राजस्थान का है, लेकिन फ़ायदा क्या हुआ? अभी माउंट आबू में राजस्थानी कम जाते हैं, गुजरात के लोग ही मज़े करते हैं। राजस्थान के लोग क्या मनसूबे में बहुत रहते हैं, हाँ यार चलेंगे जरूर, और फिर जैसे ही चलने की बारी आती है तो उस समय कहते हैं यार अभी तो गर्मी है, गर्मी में कहाँ चलेंगे। सर्दी है तो बोले अभी सर्दी है यार, इस समय बाहर कहाँ जाए यार, घर पे पड़े। और बरसात है तो बोले बरसात में कहाँ बाहर जाएंगे यार। इसलिए कहते हैं मारवाड़ मनसूबा में डूब गई, मनसूबे ज़्यादा करते हैं, निकलते नहीं बाहर। जैसे हम लोग कहते हैं ना, अभी नो राजस्थान बढ़ना चाहिए, बढ़ना तो चाहिए, लेकिन अभी मैं व्यस्त हूँ यार, अभी मेरा टाइम नहीं है, अभी मुझे टाइम नहीं है, इस कारण से बिजी हूँ, उस कारण से बिजी हूँ, यहाँ उलझाओ वहाँ उलझाओ, मनसूबे करते हैं। मनसूबे करने के कारण मामला बैठा है।
चेन्नाराम तेमड़े राय नहीं जा पाया यार, इन देवियों के मंदिर में इस बार जाऊंगा, तुमने अच्छा याद दिलाया। तो वहाँ भी मैं जाके आऊँगा। सही राम, सॉरी मैं कल आ रहा था तुम्हारे पास में, अब मैं 2-4 दिन बाद में आऊँगा ज़रूर। सॉरी बच्चे, है ना, कल देर रात हो गई थी, मैं आ रहा था और काफ़ी देर हो गई थी, माफ़ी चाहूँगा मैं, इसलिए मैं आया नहीं, फिर मैं सीधा लौट आया। आऊँगा मैं, तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा, है ना। 2-3 दिन के अंदर ही आ रहा हूँ मैं, नागौर आ रहा हूँ तो फिर तुम्हारे गाँव भी आऊँगा। हाँ, तन्नौट मंदिर गया हूँ प्रेम जी, गया हूँ, तन्नौट मंदिर गया हूँ। मैं जैसलमेर कई बार गया हूँ, लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि जैसलमेर जाता हूँ तो मेरी खुशी कम हो जाती है। अब ये कीड़ा दिमाग में अलग ही चलता है। क्या दूसरों की तरह मैं भी फ़ोटो लेके मस्ती कर सकता हूँ, लेकिन मैं मस्ती करता नहीं हूँ। मुझे ये लगता है इस जगह को और खूबसूरत होना चाहिए, मैं कुछ नहीं कर पा रहा उसके लिए। अभिनव राजस्थान में कर दूंगा, ऐसा सोच के मैं वहाँ से निकलता हूँ। अभिनव राजस्थान में जैसलमेर को ऐसा चमकाएंगे, प्यारा सा बनाएंगे इसे, प्यारा सा हर दृष्टि से, और यहाँ के लोगों की आमदनी बढ़े इसकी व्यवस्था करें। जो भी लोग यहाँ रहते हैं, जिस समाज के, जिस वर्ग के रहते हैं, गरीब अमीर जो भी रहते हैं, सबकी आमदनी बढ़नी चाहिए। कि हमारे पास इतनी प्यारी चीज़ है, हमारे पास इतना प्यारा कच्चा माल है, उससे हम चीज़ को परोस नहीं सक रहे हैं। लोगों के पास ऐसी जगह नहीं है, उसके बाद भी वो कुछ ना कुछ कोशिश करते हैं। गुजरात में पर्यटन स्थल है ही नहीं, फिर भी वो लोग जो भी है उनके पास में उनको ठीक ठाक करके परोसते हैं अच्छा सा, कि वहाँ की आमदनी बढ़े। हमारे पास तो खजाना है। लोंगेवाला जगह है यहाँ पर, जहाँ भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और हम लोग जीते थे, तो वो बड़ा एक तीर्थ स्थान टाइप बन गया है लोंगेवाला, वो भी आपको देखना चाहिए। सुरेंद्र भाई बता रहे हैं कि जैसलमेर के सिंधी हर जगह व्यापार करते हैं। हाँ, सिंध के लोग तो व्यापार करते हैं। सिंध और गुजरात के लोग पारंपरिक रूप से बड़े सफल व्यापारी रहे हैं, और पहले सिंध तो हमारे साथ ही था, भारत पाकिस्तान बनने से उधर चला गया। एक और बात बताना चाह रहा था मैं कि जैसलमेर के पास में आजकल एक पत्थर निकल गया है, जिसको हम कहते हैं चूना पत्थर, लाइमस्टोन। आपको मालूम होना चाहिए चूना पत्थर अलग अलग ग्रेड के होते हैं। मैं थोड़ी जीके की क्लास भी ले रहा हूँ आपकी, है ना। चूना पत्थर अलग अलग तरह के होते हैं। एक चूना पत्थर होता है जो बहुत सॉफ्ट होता है, उससे आप चूना बना लेते हैं, वो असल में चूना ही बनता है उससे। तो चूना, कली वगैरह ये बन जाते हैं, तो वो सॉफ्ट वाला पत्थर होता है। तो वो आपने इधर नागौर में, जोधपुर में, इस सीमा के आसपास ज़्यादा है। तो यहाँ चूनों के भट्टे आपको गोटन में, बोरुंदा में यहाँ मिलेंगे। वो चूना पत्थर होता है जो एक चूना पत्थर होता है जिससे आप सीमेंट बना सकते हैं, उसको बोलते हैं सीमेंट ग्रेड स्टोन। तो उससे आप सीमेंट बना सकते हैं। तो सीमेंट की जो थोड़ा सा मजबूत होता है, तो उसको पीसते हैं तो सीमेंट बन जाती है, उसको बोलते हैं सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन। एक चूना पत्थर होता है जो जिसको बोलते हैं स्टील ग्रेड, स्टील की भट्टियों में उसको डालते हैं साइड में, ताकि वहाँ जितनी गर्मी चाहिए तो इस पत्थर के कारण से और ज़्यादा गर्मी बढ़ जाए, ऐसा साइड में डाल के करते हैं गर्म। ये पत्थर पहले भारत में नहीं था, तो भारत की जितनी भी स्टील कंपनियां हैं जो लोहे से स्टील बनाती हैं, उनको बाहर से मंगाना पड़ता था ये चूना पत्थर, ये वाला इंपोर्ट करना पड़ता था। अब जैसलमेर के आसपास में वो चूना पत्थर मिल गया है, तो अब हमारे यहाँ पर बाहर के डॉलर बच रहे हैं। तो बाहर से अपन कोई चीज़ मंगाते हैं, डॉलर लगते हैं। अब हमारे अपने जैसलमेर में चूना पत्थर मिल गया, सानू का खासकर फेमस है, आसपास में खूब सारे खाने हो गई हैं, और राजस्थान सरकार की कंपनी RSMML वही इसका खनन करवाती है। मैं ये कहता हूँ कि जैसलमेर के पास में आपको ऐसी चीज़ मिल गई है जिससे आपको इंपोर्ट करना था, वो इंपोर्ट करना कम हो गया है। स्टील के प्लांट्स को सीधा यहाँ से आप पत्थर भेज रहे हैं, तो कुछ तो गिफ्ट दो जैसलमेर को यार, जैसलमेर को कुछ तो दो इसकी एवज में। आपको जैसलमेर ने ये दिया, कुछ तो स्पेशल पैसा करो इसके लिए, जैसलमेर के अस्पताल के लिए, जैसलमेर की स्कूल के लिए, जैसलमेर शहर को खूबसूरत बनाने के लिए कुछ तो एक्स्ट्रा दो। देना चाहिए। जैसे मैं बाड़मेर के लिए कहता हूँ, बाड़मेर में तेल दे दिया आपको, इंडिया का 25% तेल यहाँ से निकलेगा, निकल रहा है। तो बाड़मेर को कुछ तो दो यार, स्पेशली 100, 200, 400 करोड़ रुपए घोषणा करो। आप लाखों करोड़ रुपए का माल यहाँ से निकाल रहे हो। हालांकि रेवेन्यू हमको 10,000 करोड़ का ही मिलता है, लेकिन आप तो 1 लाख करोड़ रुपए यहाँ से ले जा रहे हो, कुछ तो दो। लेकिन राजस्थान में ऐसे हों लोग बाग
जाके उनको कहे, छाती पे पैर रखे कि दो, दे देते हैं लोग। हम चाहते हैं जैसलमेर और बाड़मेर को उनकी ये जो धरोहरें नीचे से निकल रही है, जो देश में योगदान कर रहे हैं, ये योगदान केवल राजस्थान का नहीं है। बाड़मेर अगर तेल दे रहा तो पूरे देश के लिए दे रहा, जैसलमेर अगर लाइमस्टोन दे रहा तो पूरे देश के लिए दे रहा। उसकी एवज में कुछ स्पेशल मिलना चाहिए। इतने सालों तक दुख भोगा इन जिलों ने यार, रेत के धुरों में रहे यहाँ के सब लोग, बहुत दुख पाया है, पानी को तरसे हैं। आज इनको कुछ तो उस एवज में मिलना चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ। ईमानदारी से ऐसा होना चाहिए। हमारे डॉक्टर पांचाराम जी कह रहे हैं वहाँ हाबूर पत्थर मिलता है, एक पत्थर है वहाँ पे, वो टूरिस्ट घूमने जाएंगे तो आपको देंगे। वो कहते हैं कि उस पत्थर को आप अगर दूध में रख दें तो दही जम जाता है। वो वहाँ का कोई गांव है आसपास, वहाँ निकलता है। लाए भी हमारे डॉक्टर साहब तो लेकर आए वहाँ से हाबूर पत्थर, पता नहीं वो उससे दही जमा नहीं जमा, ये बताएंगे बाद में। माधव भाई कह रहे हैं कि रोहिड़े पर बैन लगा रही है अपनी सरकारें, पता नहीं क्यों नहीं लगाना चाहिए। रोहिड़ा हमारा राज्य पुष्प है और यहाँ का सागवान इसको कहते हैं, मारवाड़ का, इतनी प्यारी लकड़ी है इसकी, इसको बढ़ के प्रोत्साहन करना चाहिए। मुझे वृक्षारोपण के मामले में एक चीज़ आपको बतानी है। मैं सोचता हूँ कि वृक्ष खूब सारे काटने चाहिए। अब आप उछल जाओगे यार, ऐसा कैसे करो, काटने चाहिए, वृक्ष खूब सारे काटने चाहिए, लेकिन हम जितने काट रहे हैं उससे दुगने लगाना चाहिए। अब नकारा लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, नहीं नहीं वृक्ष काटना नहीं है, लगाएंगे कुछ नहीं, काटना नहीं है। जबकि लकड़ी हम जितनी ज़्यादा काम में लेंगे उतना हमारे लिए ठीक रहेगा। स्टील में नुकसान है। अब आपको बीज ही तो डालने हैं, ये धरती तो अपना पैदा कर रही है ना, स्टील पैदा थोड़ी कर रही है। स्टील तो खत्म हो जाएगी एक दिन, लेकिन लकड़ी तो कभी भी इस धरती पर जब तक जीवन रहेगा खत्म नहीं रहेगी। तो आप मान लो 2 पेड़ काटते हैं, शीशम के, सागवान के काटते हैं, इसकी जगह 4 लगा दीजिए ना। आप ऐसा कर लीजिए, लकड़ी को काम में लीजिए खूब। क्यों स्टील और प्लास्टिक के चक्कर में पड़े हो? जो चीज़ अपना प्रकृति बना रही है, फिर बीज डालो फिर बना देगी। प्रकृति को क्या है, स्टील तो नहीं बना पाएगी। तो लकड़ी और मिट्टी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हमको करना चाहिए अगर हमको प्रकृति के साथ रहना। तो शर्त यह है कि जितना आप काटो उससे ज़्यादा लगाओ, खुल के काटना चाहिए। लेकिन नेगेटिविज्म ज़्यादा है, नहीं करना है, नहीं करना, वो काम समझ में आता है, करने वाला काम समझ में नहीं आता। सरकारों में जैसे काम होते हैं ना, नहीं कर सकते हैं वो पहले बताएंगे। जन्म प्रमाण पत्र बन सकता है, किस कारण से नहीं बन सकता पहले बताएंगे। ये नहीं बन सकता। ये मेरा काम है थोड़ा सा जमीन के नाम वाम लिखना है, ये नहीं हो सकता इस कारण से। कहते हैं गवर्नमेंट में देयर आर 95 वेज नॉट टू डू वर्क। गवर्नमेंट में 95 रास्ते होते हैं बाबुओं को, अफसरों को बताने के जिससे आपका काम नहीं हो सकता। देयर आर ओनली 5 वेज टू डू वर्क। किसी काम को नहीं करने की उनकी ट्रेनिंग 95 है, 95% है, करने की 5% है। इसको बदलना है। जैसे सूचना का अधिकार है, उसमें सूचना का अधिकार में आपको जवाब नहीं देने के कारण सिखाए जाते हैं गवर्नमेंट में। देने का नहीं कहा जाता, कोई एप्लीकेशन दी है दे दो उसको जवाब, कि नहीं नहीं जवाब नहीं देने का तरीका बताओ, कैसे टाल सकता है। ये हमारा आधुनिक लोकतंत्र है, छद्म लोकतंत्र जिसे कहते हैं। लोक का तंत्र नहीं है, तंत्र के नीचे दबा हुआ लोक है। ऐसी ट्रेनिंग उनको देते हैं। हमारे प्रेम जी बता रहे हैं कि वहाँ सौर ऊर्जा के बहुत बड़े प्लांट लग रहे हैं, खूब लग रहे हैं। और मैं कल जब आया उधर से बाप और फलोदी के बीच में, तो आपको लगेगा नज़ारा ही चेंज हो गया। वहाँ इतनी बिजली बन रही है, इतनी बिजली बन रही है, सुपर वाली। और आने वाले समय में मुझे लग रहा है कि राजस्थान और गुजरात मिलकर सौर ऊर्जा की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा पूरी कर देंगे कि आपको ये कोयले वाली बिजली की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, उसको जालम जी क्या बोलते हैं, फिटकड़ी? नहीं, फिटकड़ी अलग है। जालाराम जी ओडवा वाले आप जो बता रहे हैं ना, ये फिटकड़ी अलग चीज़ है। वो हाबूर कहते हैं उसको, हाबूर। मैं वहाँ जब खड़ा था ना, मैं इस टेंशन में था गलियों की गंदगी देख के, तो मैंने उस पत्थर वाले ज़्यादा बात नहीं की। मुझे तो दिमाग में दिख रहा था यार ये कब चेंज हो गया यार मामला। जब भी आता हूँ मैं उन गलियों की गंदगी देख के मेरा खोपड़ा खराब हो जाता है। आपके पास जो भी चीज़ें बताते रहना, मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूँ, जितना पॉसिबल देख रहा हूँ। और हमारे को ज्वाइन कर लिया अभी सुमेर गौड़ ने। सुमेर गौड़ को मैं लूणी पुत्र कहता हूँ, लूणी पुत्र।
बालोतरा के हैं और इन्होंने इन दिनों अभियान चला रखा है कि लूणी में जितने भी अतिक्रमण हो रखे हैं उनको हटवाना। सिंगल हैंडेड काम कर रहे हैं। हाई कोर्ट में गए हैं, उन्होंने मुकदमा लगाया है और पूरा पीछे पड़े रहे। और पिछले दिनों उन्होंने खूब सारे अतिक्रमण हटवाए वहाँ से, इसलिए मैंने इनका नाम रख दिया महाराज का लूणी पुत्र सुमेर गौड़। लोग परेशान भी हैं इनसे, ऐसे लोगों से परेशान रहते भी हैं, लेकिन बाद में याद करेंगे सुमेर जी तुम्हारी छतरी वतरी लगाएंगे बाद में भाई। अभी तो सारे अधिकारी यही सोच रहे हैं कि इनकी छतरी बना दें। बहुत प्यारा व्यक्ति है, बहुत जुझारू व्यक्ति, अकेला संघर्ष कर रहा है। वहाँ पर पास में एक भादरिया मंदिर है, जैसलमेर से थोड़ा आगे, वहाँ देखेंगे। अभी महाराज नहीं रहे, वो दुर्भाग्य से वो महाराज निर्मल सिंह जी अब नहीं रहे। उन्होंने इतना प्यारा एक गो तीर्थ खड़ा कर दिया। वहाँ पे 22,000 के लगभग गायें थी जब मैं गया था, और महाराज को शौक था किताबों का, तो वहाँ एक लाइब्रेरी है, कहते हैं कि राजस्थान की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। अब सोचो, भादरिया नाम की जगह, जैसलमेर से थोड़ा वापस आते हैं हम जोधपुर की तरफ, तो साइड में आता है, हाईवे के साइड में आता है। तो वो महाराज की मेहनत भी वहाँ देखने लायक है। भादरिया जाएं आप कभी तो उस पुस्तकालय को जरूर देख के आते हैं। हम जब गए तब उनकी परमिशन नहीं थी देखने की, पता नहीं वहाँ का क्या सीन है, लेकिन 22,000 गायें वहाँ रहती है। गायों पर बात आई तो मैं आपको जैसलमेर की गाय के बारे में बता रहा हूँ। उसकी गाय का जो ब्रीड है उसको कहते हैं थारपारकर। थारपारकर गाय दूध काफ़ी देती है, और वो जो वहाँ की घास है, सेवन और धामण, वो खा के आपको खूब सारा दूध देती है। उस नस्ल को बचाने की जरूरत है। देसी नस्ल है, बहुत प्यारी नस्ल है। थारपारकर और राठी और गिर, ये हमारी नस्ल है जो ज़्यादा दूध देती है कम चारे में। तो वहाँ की थारपारकर गाय को बचाने की जरूरत है। वहाँ की भेड़ बड़ी प्यारी होती है, उस भेड़ की ऊन सबसे ज़्यादा निकलती है। राजस्थान जैसलमेरी भेड़ की ऊन सबसे ज़्यादा निकलती है, 3.5-4 किलो लगभग निकल जाती है। और अगर हम ढंग से काम में लें उन भेड़ों की ऊन को, इस दूध को, और वहाँ की ऊँटनियों के दूध को, ऊँट खूब होते हैं ना, ऊँटनियों का दूध, बीच में मैंने एक प्रोग्राम में आपको बताया था कि ऊँटनियों के दूध को बहुत महंगे भाव पे बेचा जा सकता है। उसका पनीर बहुत महंगे भाव पे बिक सकता है। सादड़ी पाली के पास में एक प्रयोग, प्यारा सफल प्रयोग चल रहा है वहाँ पे, तो उसको भी प्रमोट किया जा सकता है। तो आसपास के गाँवों की समृद्धि बढ़ सकती है। पहले पानी की समस्या थी, पानी तो है खूब सारा, तो पानी आ गया, तो अब तो पशुपालन को मदद मिलनी चाहिए, पशुपालन बढ़ना चाहिए। ऐसा भी कर सकते हैं। हमारी सुनीता कांस्टेबल है, वहाँ पे बता रही है कि विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, बिल्कुल जोरदार वाले। और ये बाड़मेर में सुनीता आपको बताती हूँ, कांस्टेबल है वहाँ पे, और सामाजिक कार्य बहुत करती है तो बाड़मेर की, लेकिन पोस्टिंग इसकी जैसलमेर में है। सामाजिक कार्य बहुत करती है, गरीबों के लिए, असहाय लोगों के लिए। बस ये जुनून है इसको कुछ करने का। ये और एक दूसरे कांस्टेबल लूण सिंह जी राठौड़, ये दोनों मिलके, ये दोनों भाई बहन वहाँ पे खूब काम करते हैं। जिसको भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए काम करती है। बीच में मेले वेले चलते हैं तो उनके सबके जो गाड़े चलते हैं उनके ऊपर रिफ्लेक्टर लगाती हैं ताकि एक्सीडेंट नहीं हो जाए। इस तरह के काम करने का जुनून है। भी कोरोना पे आपने इनका गीत सुना होगा, कोरोना, क्या गीत था उसका, उसके वर्ड्स मैं भूल रहा हूँ सुनीता, कोरोना का बड़ा प्यारा गीत इसने, एक पूरी मंडली है, इन्होंने कोरोना पर गीत गाया था कि कैसे कैसे आपको सावधानी रखनी चाहिए। ऐसी हमारी बहन सुनीता वहाँ रहती है जैसलमेर में। और क्या बताऊँ आपको जैसलमेर के बारे में। मैंने अपनी पीड़ा से शुरू किया था, साथ साथ में आपको पर्यटन का नज़ारा भी दिखा दिया वहाँ का, ताकि आपकी रुचि बढ़े। वहाँ जाके देखो तो क्या देखना है। लूण सिंह महाबार, यस, अर्जुन सिंह जी महाबार, बड़े प्यारे व्यक्तित्व हैं समाज के अंदर, जो समाज को बहुत कुछ दे रहे हैं। उन पर हमारी नज़र नहीं है, जो समाज को नुकसान करते हैं उनकी तरफ हम लोग देखते रहते हैं। ये नज़ारा बदलना चाहिए। हाँ अर्जुन सिंह जी, भाग जा रहे कोरोना, नहीं ये नहीं है भावेश भाई, ये नहीं, कुछ और है। बड़ा प्यारा सा उसका वो है टाइटल, कोरोना। ये खुद ही लिखेगी अगर ये लिख पाई तो। ये भूमिगत लाइब्रेरी है यहाँ पे धर्मवीर भाई भादरिया में। एक ऐसी लाइब्रेरी पुरानी है जैनियों की, वो है किले के अंदर, जैसलमेर का किला है, उसका अंडरग्राउंड म्यूजियम है वहाँ पे। वो जैन समाज का है, और उसमें जो पाली भाषा है, पाली भाषा का बहुत बड़ा संग्रहालय है। जैन
ग्रंथ जो लिखे थे अधिकतर पाली में लिखे थे, जो बिहार के पास की भाषा है उसमें लिखे थे। उसका बहुत बड़ा संग्रहालय वहाँ पर है। चेनाराम देख ले तो सुनीता बहुत बोल्ड लड़की है। तो ये कहानी है वहाँ की जैसलमेर की। जो भी जैसलमेर के भाई बहन इस कार्यक्रम को बाद में भी देखें, कोरोना बीमारी से हैं जीतनो रे भैया, ये सुनीता ने लिखा, इसका गीत के बोल थे, बहुत हिट हुआ था उसमें। तो नए पर्यटन की बातें होनी चाहिए। और एक और लास्ट बात आपको बताऊं कि मेरी दिली इच्छा है कि राजस्थान में देसी पर्यटन को बढ़ावा मिले। ये मैं हमेशा से लिखता आ रहा हूँ 10 साल से। हम लोग सोचते हैं अंग्रेज आएंगे तो पर्यटन बढ़ेगा, इससे बाहर आना चाहिए, इस मेंटलिटी से बाहर आना चाहिए। आए अंग्रेज, उनका स्वागत है, लेकिन राजस्थान में जितने भी टूरिस्ट आते हैं, एक साल के अंदर जितने भी टूरिस्ट आते हैं, उन टूरिस्ट में अंग्रेजों का परसेंटेज बहुत कम होता है, लेकिन देसी लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। मैं चाहता हूँ राजस्थान के अंदर गुजरात से, तमिलनाडु से, उड़ीसा से, यहाँ के पर्यटक खूब आना चाहिए, खूब सारा आना चाहिए। देसी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उनके लिए सारी सुविधाएं हमको जुटानी चाहिए, अच्छी अच्छी सुविधाएं, ताकि आम लोग भी आकर जैसलमेर को देखें, उनके रुकने की व्यवस्थाएं अच्छी अच्छी सी, इस पर जोर देना चाहिए। तो हम लोग उड़ीसा जाएं, हम लोग बंगाल जाएं, उन लोगों को प्रेरित करेंगे, आप आओ राजस्थान में और देखो जैसलमेर को। टीवी पर हमारी सरकार की तरफ से खूब सारे ऐड हो, देखना चाहिए। हमारे जगदीश भाई कह रहे हैं धावा वाले की रामदेवरा की बात करो, जय बाबा रे। मैं जैसलमेर शहर पर कंसंट्रेट कर रहा था जगदीश भाई, बाकी रामदेवरा पर तो पूरा अलग से लाइव करना पड़ेगा बाबा रामदेव। तो मैं बाबा रामदेव से बहुत ज़्यादा प्रभावित इस मामले में हूँ कि उन्होंने उस ज़माने में छुआछूत को बंद करने की बात की थी। हम तो आज भी छुआछूत की बातें करते हुए लोग शर्माते कि इस टॉपिक को मत छेड़ो, लेकिन इस गंदी सी प्रथा को ख़त्म करने के लिए बाबा रामदेव ने खूब मेहनत की थी सर। और एक मेघवाल महिला को अपनी बहन बना के संदेश दिया था कि देखो ये ऊंच नीच वगैरह ये धर्म के अनुसार नहीं है, वेदों के अनुसार नहीं है, ये गलत परंपरा, इसको बंद करो। एक आदमी दूसरे आदमी को छूने से अशुद्ध थोड़ी होता है। ये कहानी है वहाँ की रामदेवरा की। जैसलमेर में रहने वाले सभी बाशिंदों को, पूरे ज़िले में जो रहते हैं, उन सबको अभिनव राजस्थान की मैं खूब सारी शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में वे, उनके परिवार आर्थिक रूप से समृद्ध हों, उनकी सुविधाएं बढ़े और एक अभिनव जैसलमेर बने। बहुत कोशिश करनी पड़ेगी समाज को और सरकार को मिलके। लेकिन आज के लाइव में जो भी लोग जैसलमेर के मुझे सुन रहे हैं या जो बाद में सुने इस रिकॉर्डेड वर्जन को, उनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जैसलमेर शहर के लोग, युवा लोग, अलग अलग मंडलियाँ बना के पूरे समाज को एक करके, बड़े जोशीले लोग हैं, एक करके और जैसलमेर को सुंदर बनाने के लिए सफाई व्यवस्था अपने दम पर शुरू कर लें। हमारे अलवर में एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो ये काम करता है। ऐसा ही जैसलमेर में एक बहुत बड़ा ग्रुप बना लें उसी की तर्ज पर, और जैसलमेर की सफाई करने का बीड़ा वहाँ के युवा उठा लें, तो ये एक ऐतिहासिक काम है। ऐसी शुभकामनाएं मैं सबको देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जैसलमेर आने वाले समय में ऐसी जगह होगी जिसको देखकर हमें गर्व हो। मोहन भाई बाड़मेर भी आएंगे और बाकी जगह भी आते रहते हैं। अभी तो मैं 3 दिन जैसलमेर था तो मुझे लगा कि मेरे साथियों को मैं कहानी बताऊंगा। बहुत रात हो गई, सर्दी की रात में भी आप इतनी टाइम तक मेरे साथ बने हुए, उसका धन्यवाद। कुछ सर्दी कम हुई होगी इन बातों से। जय माता जी की। महेंद्र साहब नमस्कार, राम राम।